बच्चों, ये वीडियो क्लास +2 की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। प्रीवियस वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने कूलम्ब्स लॉ के मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कूलम्ब्स लॉ के डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होती है। तो उससे पहले यूनिट एंड वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। ऐसा यूनिट कूलम्ब होती है। फोर्स क्या किसके इक्वल होती है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। स्टेट कूलम्ब, अगर सीजीएस यूनिट पूछे आपसे कूलम्ब चार्ज की, तो सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टेट कूलम्ब, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। और 1 कूलम्ब 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब के इक्वल होता है। आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, अगर चार्ज की आपसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पूछे तो वो क्या होती है? 1 कूलम्ब = 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी कि 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कितने कूलम्ब के इक्वल होता है? 10 कूलम्ब के इक्वल होता है। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का? देखो, I = Q/T करंट, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ये हम सेकेंड यूनिट में डिस्कस करेंगे कि करंट क्या होता है। तो I = फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो चार्ज किसके इक्वल आ गया? करंट इनटू टाइम। और करंट की यूनिट क्या होती है? SI सिस्टम में यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। और टाइम की क्या होती है? T। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? 80। अब बात आती है डिफाइन ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज किसे कहेंगे? अगर हम दो फोर्स ले लें 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹, और उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को कितनी ले लें? 1 मीटर। जब दोनों चार्ज के बीच जो ये चार्ज होंगे वो 1 कूलम्ब के इक्वल होंगे, तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज किसे कहेंगे? 2 चार्ज आर सेड टू बी 1 कूलम्ब, 2 चार्ज को 1 कूलम्ब कहेंगे इफ़ जब दे अट्रैक्ट या रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स, जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। कितनी फोर्स से? 9 × 10⁹ फोर्स से। एयर या फिर वैक्यूम में हो सकते हैं। विद प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट, और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। जब डिस्टेंस 1 मीटर हो और वो कितनी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हो? 9 × 10⁹ न्यूटन। जब जो ये क्वांटिटी सेटिस्फाई होगी तो उस टाइम हम कहेंगे ये चार्ज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है। उसके बाद आती है एक इम्पोर्टेंट टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखो, हमने ER रिलेटिव परमिटिविटी हमने क्या पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में? फोर्स किसके इक्वल होती है? 1/4πε0। एप्सिलॉन क्या थी? परमिटिविटी इन वैक्यूम। अगर वहाँ पे अगर कूलम्ब्स लॉ मीडियम में प्रेजेंट है तो परमिटिविटी एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाता? एप्सिलॉन मीडियम में हो जाता। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? तो रिलेटिव परमिटिविटी होती है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब फोर्स वैक्यूम में थी वो टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, और वो ही चार्ज अगर हम मीडियम में डाल दें, उन दोनों का रेशियो करें तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है। क्या होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम, ओ से रिप्रेजेंट वैक्यूम को, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। यहाँ पे हम दिखा नहीं रखा है, हम एम लिख भी सकते हैं। तो इसमें वैक्यूम में इसकी वैल्यू क्या होती है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और मीडियम में क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन हो जाएगी। हम एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं मीडियम में। और टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा? K = एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन0। मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्वल आ गई? परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम। ER इस रिलेटिव परमिटिविटी को ER या K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? द रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये हो जाएगी। अच्छा, इट इज़ ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है? तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है? लगभग 1 के इक्वल होती है। वैक्यूम में इसकी वैल्यू 1 होती है, और वाटर के लिए इसकी वैल्यू 81 के इक्वल होती है, और कंडक्टर में इसकी वैल्यू इन्फिनिटी के इक्वल होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कूलम्ब्स लॉ व्हेन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन देम। हमने कूलम्ब्स लॉ स्टडी किया था, 2 पॉइंट चार्ज के लिए था, लेकिन वो किस में था? एयर में या वैक्यूम में था। अगर वो कूलम्ब्स लॉ हम किस में स्टडी करें? मीडियम के अंदर प्रेजेंट हो, तब वो कैसे बिहेव करेगा?
इन मीडियम में एफ एम आ जाएगा मीडियम की जगह, और वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब देखो चार्ज मीडियम में है तो एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो के की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नोट। ऊपर देखते हैं हम के की वैल्यू क्या आई थी, के की वैल्यू आई थी हमारे पास एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ से हम एप्सिलॉन एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या आ जाएगी के एप्सिलॉन नोट, और इस एप्सिलॉन एम में हम ये इस वैल्यू को पुट कर देंगे। हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/k। ये के था ये इसको हम यहीं पे रहने देंगे, और जो एप्सिलॉन नोट होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम, ये उसकी वैल्यू थी। तो हम इस क्वांटिटी की जगह क्या लिख सकते हैं एफ नोट। तो एफ एम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम किसकी इक्वल आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी या डायरेक्टिक कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे डिस्कस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने कूलम्ब्स लॉ मैग्नीट्यूड फॉर्म में स्टडी किया था कि फोर्स कितनी लगती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगती है। अब ये फोर्स है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है। मान लो ये दो चार्ज हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। कितनी डिस्टेंस है इनके बीच में r डिस्टेंस है, तो इनके बीच फोर्स कितनी लगेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो सेम नेचर के चार्ज हैं। अब इस फोर्स पे इस चार्ज पे चार्ज ऑन फर्स्ट फोर्स लगेगी चार्ज ऑन फर्स्ट पे किसकी वजह से सेकंड की वजह से। अब ये सेकंड पॉजिटिव इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन यही आ जाएगी। अब देखो मैंने आपको +1 में भी बताया था कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फर्स्ट की फोर्स आ गई। इसी तरीके से अब फोर्स लग रही है सेकंड पे, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अब ये फर्स्ट इसको भी तो इस साइड रिपेल करेगा, तो ये फोर्स आ गई हमारे पास। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड कितनी आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आया मैग्नीट्यूड। अब हमें ये लेना है कि इस फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, F12 फोर्स लग रही है। अब ये देखो Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है R। इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पे आ रही है 1-2 पे लग रही है, वो R21। यही तो डायरेक्शन आ रही है फोर्स की। ये चार्ज इस डायरेक्शन में ही तो फोर्स लगा रहा है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा R21 हो जाएगा। किसका हो जाएगा यूनिट वेक्टर R12 का। इसी तरीके से फोर्स लगेगी F21 पर, और ये इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे R12 यूनिट ले लेंगे। अब देखो फोर्स ऑन 1-2 के ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है और उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या डायरेक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है 2 से 1 की तरफ। इसी तरीके से इसकी डायरेक्शन किस तरफ है 1 से 2 की तरफ। अब देखो इनका मैग्नीट्यूड सेम है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो ये फोर्स F21 इज इक्वल टू ये आ गया 1-2 की जगह हम -R21 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी अपोजिट है। तो ये फोर्स F21 किसके इक्वल आ जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R1 इसके इक्वल आ जाएगी। तो फोर्स F जो सेकंड पर लग रही है फर्स्ट की वजह से, और जो फोर्स फर्स्ट पे लग रही है सेकंड की वजह से, वो द फोर्स आर इक्वल। ये फोर्स इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में, बट किस में होंगी अपोजिट इन डायरेक्शन में। थैंक्स बेटा, आगे का कल होगा।